नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 26 मई 2020 है और दिन है ट्यूसडे। हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, मिनिमम वेज, फिर माइग्रेंट वर्कर्स और खारिफ सोइंग, और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वार्निंग भी दी गई है। ये क्या है इसको देखेंगे। कतार एलएनजी पैक्ट और यहाँ पर कतार की जियोग्राफी को भी समझेंगे, और लास्ट में लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू ने एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर बनाया है। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है ये खास स्मार्ट कोर्स। ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। टिल 31 में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज्यादा जानकारी के लिए ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू फाइट कोविड-19। बेनेट यूनिवर्सिटी के एक वेबिनार को अटेंड किया हमारे रविशंकर प्रसाद साहब ने, और उन्होंने वहाँ पर मौजूद जो इस वेबिनार में जो मौजूद थे लोग, दुनिया के अलग अलग लीडर्स, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के जो लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे, तो उनको अपील की है कि अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना चाहिए कोविड-19 को फाइट करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसके साथ उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है कि हमारी जो आदतें थी, हमारी जो लाइफ की हैबिट्स थी, हमारा जो जीवन के प्रति एक अप्रोच था, और बहुत सारे देश, बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारे लोगों का भी ये मानना था कि वेल्थ जनरेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आई थिंक अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली है। कोविड-19 के बाद की जो दुनिया है वो पता नहीं कैसी होगी, लेकिन ये एक वक्त तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा एक टाइम है, ऐसा एक फेज़ है हमारे जीवन का जिसमें हम बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर हम बदलना चाहते हैं तो कहते हैं कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आज माहौल तैयार है। एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स पेंडिंग थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग माना जाता था। लेकिन कैसे कोविड-19 की वजह से जो डिस्ट्रप्शन हुआ और ऑल ऑफ द सडन गवर्नमेंट बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आई, बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंजेक्ट कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस फॉर कोविड, ये था इस वेबिनार का मेन टॉपिक। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एमिनेंट पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, तो ये सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के ऊपर काफ़ी सारी डिस्कशन हुई। इसी के साथ हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं मिस्टर प्रसाद, उन्होंने जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक नरेटिव्स ये भी बदल रहे हैं, ये भी बदल जाएंगे, इसके बारे में बताया है। उन्होंने हमारा जो सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने कहा, व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ रिलायंस वी डू नॉट मीन आइसोलेटिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से अपना रिश्ता जो है, अपना नाता जो है वो तोड़ डालेंगे। इसका मतलब बेसिकली यही है। आत्मनिर्भर का जो मेन विजन है वो ये है कि हम हमारी जो कैपेसिटी है, भारत की जो कैपेसिटी है वो 100% ऑप्टिमल लेवल पर हम लेकर जाएं उसको, और दुनिया की मदद कर सकें। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का जो एक रोल होना चाहिए, उस रोल तक पहुंचना, उस कैपेसिटी तक पहुंचना, दैट इज वॉट आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ रिलायंस भारत इज ऑल अबाउट। उन्होंने ये भी माना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें प्राइवेसी और एथिक्स के कुछ इश्यू जुड़े हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि हमें, यानी कि हम सबको मिलकर, जो भी इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी अलग अलग देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सभी को मिलकर इसके बारे में काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में ये चीज़ फ़िलहाल क्लियर नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन, तो बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेन आइडिया है वो काफ़ी अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूँ दुनिया के
जितने भी इंसान हैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कंसाइंस, यानी कि हम सोच सकते हैं, हम चीज़ों को सीख सकते हैं, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हमारा दिमाग जो है वो सीख लेता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इसी प्रकार से काम करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। शायद इसका जवाब जो है वो फिलहाल हमारे पास नहीं है। कोशिश तो यही की जा रही है, लेकिन फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है। शायद आपको पता होगा कि हमारे जो प्रसाद साहब हैं वो आईटी मिनिस्टर के साथ साथ लॉ मिनिस्टर भी हैं। तो उन्होंने बताया कि ड्राइवरलेस कार्स जो हैं, एज एन आईटी मिनिस्टर उनको काफ़ी एक्साइट करती हैं, राइट, ड्राइवरलेस कार्स। लेकिन इसी के साथ साथ एज ए लॉ मिनिस्टर ड्राइवरलेस कार्स जो हैं वो उनके लिए चिंता का विषय भी है। जस्ट इमेजिन कि एक ड्राइवरलेस कार जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो किसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा? कार बनाने वाली कंपनी के ऊपर या फिर ऑनर के ऊपर? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, राइट। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें, एथिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हमें काम करना होगा। ये ड्राइवरलेस कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सारी चीज़ों के बारे में। और लास्ट में उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में ये बताया है कि 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं वो आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्राइवेसी प्रूफ है और सेफ्टी यूज़ है, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर मिनिमम वेज की बात करें, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस साल सरकार सोच रही है, राइट, फिलहाल ये डिसीजन फाइनल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर फिलहाल डिस्कशन चल रही है कि इस साल मिनिमम वेज को अगर हम इंक्रीज ना करें तो कैसा रहेगा, या फिर इस साल मिनिमम वेज को इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर मिनिमम वेज को इंक्रीज नहीं किया जाता है तो 7,500 करोड़ रुपीस जो हैं इसकी एक एनुअल यानी कि पर ईयर की बचत हो सकती है। और सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स टोटल तीनों के लिए 7,500 करोड़ रुपीस की बचत हो सकती है। ये जो डिसीजन है ये 150 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट करेगा। हमारे देश में कुछ 30% जितनी वर्कफोर्स है जो मिनिमम वेज एक्ट के तहत काम या फिर डायरेक्टली मिनिमम वेज एक्ट जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल हैं। साल में 2 बार मिनिमम वेज एक्ट को अपडेट किया, एक्ट इन द सेंस ये मिनिमम वेजेस जो हैं, अमाउंट जो हैं, इसको अपडेट किया जाता है। एक है अप्रैल में और एक है सितंबर में। तो अप्रैल 2020 में आपको पता है कि क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस की इम्पैक्ट चल रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी बहुत सारा खर्च हो चुका है। तो अब ये सोचा जा रहा है कि हर साल जो जनरली 4 से 5% जितना पर ईयर ये मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज किया जाता है, तो इस साल इसको इंक्रीज ना किया जाए। इससे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। पॉजिटिव चीज़ की बात करूं तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो हम बचा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मिनिमम वेज में एक राइज अगर होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा, तो हो सकता है कि 1-2 जॉब्स, अगर 10 लोगों को वो एम्प्लॉय करते हैं तो फिर मिनिमम वेज अगर इंक्रीज होता है तो उनको 2 लोगों को शायद निकालना भी पड़े। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल हियर टू अंडरस्टैंड। तो जॉब्स को बचाने के लिए अगर आप मिनिमम वेज जैसा है वैसा रखेंगे तो इट विल हेल्प प्राइवेट प्लेयर्स, स्मॉल कंपनीज, बिग कंपनीज एक्सेट्रा। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो बताया जाता है कि ये एंटी वर्कर हैं, कि ये जो लोग हैं उनको जो एक अधिकार है, उनको महंगाई बढ़ रही है तो हर साल मिनिमम वेज जो है वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो चीज़ अगर इंक्रीज़ नहीं होगी तो ये मजदूर या फिर जो लोग हैं उसके खिलाफ लिया गया एक डिसीजन होगा। स्टैट्यूटरी नेशनल फ्लोर रेट कितना है? 178 रुपीज़ पर डे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन ये जो वेज है ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सेक्टर में, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, किस रीजन में है, किस ऑक्यूपेशन में है, तो इसकी रेंज जो है वो समवेयर अराउंड 180 से लेकर 430 रुपीज़ पर डे की रेंज है। इतनी रेंज में अलग अलग रीजन, अलग अलग स्किल्स एक्सेट्रा में, तो ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है जिसके तहत अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग वेजेस हैं। और रिवीजन साइकिल जो हैं वो भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती हैं। माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो अब ये पता चला है और ये चीज़ सामने आई है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और बिहार वापस चले गए हैं, तो अब वो वापस इंडस्ट्रियल जोन्स में, इंडस्ट्रियल स्टेट्स में, रीजन्स में मिड जुलाई के बाद ही आएंगे,
क्योंकि खारिफ सीज़न की जो बुवाई की सीज़न है, ये खारिफ क्रॉप की जो बुवाई की सीज़न है, सोइंग सीज़न जिसको हम कहते हैं, तो इसकी शुरुआत अभी हो जाएगी, इनफैक्ट हो चुकी हैं। और फिर बारिश का जब टाइम होता है तो उस टाइम पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ वैसे भी नहीं होती हैं, रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ भी डाउन हो जाती हैं। तो अब ये खारिफ की सोइंग सीज़न और उसके ख़त्म होने के बाद ही ये लोग आएंगे। इसी के साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न बताया जा रहा है वो ये भी है कि मिड जुलाई जो है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और ये वार्निंग जो आ रही है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी वार्निंग ये है कि मिड जुलाई तक पहुँचते पहुँचते भारत का कोविड-19 का रेट जो है वो पीक पर पहुँच गया होगा और उसके बाद हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ये जो मज़दूर लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये पीक जो हैं वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जब ड्रॉप होने की शुरुआत हो जाएगी, नंबर्स जो हैं वो बढ़ने, जो हर रोज़ जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो ड्रॉप होकर जब मीन्स स्टॉप होकर जब ड्रॉप होने लगेंगे तो उस टाइम पर वो रिटर्न होंगे। फिर बात करते हैं कतार के बारे में, कतार एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पैक्ट के बारे में। उससे पहले कतार को लोकेट कर लेते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये है कतार। तो ये रही हमारी दुनिया, लेट मी ज़ूम इट अप फॉर यू गाइस, राइट, ये रही दुनिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ आवर कंट्री इंडिया। होल्ड ऑन, मैं जूम कर देता हूँ इसको, राइट। एज यू कैन सी ये हमारा देश है भारत, और फिर अरेबियन सी है बीच में, और अरेबियन सी में से फिर ये रहा, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, गल्फ़ ऑफ ओमान। और गल्फ़ ऑफ ओमान से आप जब एंटर होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए दिस इज़ अरेबियन सी, और उसके बाद मैं इस मैप के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। तो लेट्स जूम इट अप, राइट। तो एज यू कैन सी गल्फ़ ऑफ ओमान से आप जब थोड़े एंटर होंगे तो यहाँ पर ये जो एक कर्व जैसा है, तो दिस इज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, कई बार न्यूज़ में भी रहती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में से जब आप पर्शियन गल्फ़ के पानी में एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये जो रेड डॉट दिख रहा है आपको, रेड पोर्शन है, ये देश, इसका नाम है कतार। इसका कैपिटल है दोहा, दिस इज़ दोहा हियर एज यू कैन सी। तो यहाँ पर बहरीन जो है वो देश यहाँ से दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक में है बहरीन। फिर सऊदी अरेबिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से ईरान भी इतना दूर नहीं है। तो दिस इज़ कतार हियर, राइट। एक काफ़ी पैसे वाला कंट्री है, और कतार जो हैं उनके साथ फिर से भारत एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशंस करने वाला है। जो लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके बारे में फिर से रीनेगोशिएशंस होने वाले हैं। 4 महीने पहले जनवरी 2020 की बात करें तो उस टाइम पर नेगोशिएशंस की जब बात की थी तो कतार ने क्लियरली इसके बारे में मना कर दिया था। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है। जैसे रविशंकर प्रसाद साहब ने बताया कि जो दुनिया है उसमें बहुत सारी हमारी हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी। तो उसका ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। आप देखिए कि 4 महीने पहले ये देश जो हैं वो नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गैस, फ्यूल, ये सारी चीज़ों की प्राइस जो हैं वो ज़बरदस्त ड्रॉप हुई है। तो ड्रॉप हुई है तो अब कस्टमर जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है। कस्टमर के साथ जो टेबल्स टर्न हो चुके हैं कि अब कस्टमर्स के पास पावर आ चुके हैं। तो भारत ने तो जो रिक्वेस्ट की थी, अब कतार जो है इसके बारे में सोचने वाला है। भारत की जो पेट्रोनेट एलएनजी हैं, जो कतार गैस से एक कॉन्ट्रैक्ट है कि 2028 तक हर साल 8.5 मिलियन टन का गैस जो है वो सप्लाई किया जाएगा। और पेट्रोनेट जो है वो एक एक्सॉन मोबिल करके कंपनी है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोजेक्ट है। एक्सॉन मोबिल एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनके साथ भी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोजेक्ट है तो उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है कि आने वाले 20 सालों तक हर साल 2.5 मिलियन टन एलएनजी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोनों के साथ यहाँ पर नेगोशिएशंस भारत करेगा। लेबर रिफॉर्म्स की बात करें, और आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, हमारे देश के लेबर मिनिस्टर हैं संतोष कुमार गंगवार। इसी के साथ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे देश के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर कौन हैं? आपका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो टोटल 44 ऐसे लेबर लॉज थे, उनको कन्वर्ट करके उनको 4 कोड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और हमारे जो गंगवार साहब हैं उन्होंने ये बताया कि ये जो 4 कोड्स हैं
ये 4 कोड्स में से 2 कोड्स जो हैं वो पार्लियामेंट में वापस आएंगे, स्टैंडिंग कमेटी जो है इनके ऊपर रिव्यू करेगी और नेक्स्ट सेशन में ये पार्लियामेंट में आएंगे और होपफुली ये पास भी हो जाएंगे। 4 कोड्स जो हैं उसमें से जो वेज वाला कोड है इसको तो पार्लियामेंट ने अप्रूव भी कर दिया और गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई भी कर दिया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन ये सेकंड है और थर्ड जो है इसका नाम थोड़ा लंबा है तो ये ध्यान रखिएगा। द थर्ड वन इज़ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। तो ये दोनों जो कोड्स हैं ये फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के पास हैं। होपफुली ये वापस नेक्स्ट पार्लियामेंट के सेशन में पार्लियामेंट में एंटर होंगे और फिर होपफुली इसको पास किया जाएगा। और जो लास्ट है सोशल सिक्योरिटी, तो ये कोड स्टैंडिंग कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। फिर अगेन स्टैंडिंग कमेटी इसके ऊपर डिस्कशन करेगी, जो सही लगेगा उसको रखेंगे, थरो डिबेट होगी और बाद में पूरा रिफाइन करने के बाद फिर से पार्लियामेंट में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद फिर डिस्कशन होगी थोड़ी पार्लियामेंट में इसके ऊपर और अगर सही सारी चीज़ें सही रही तो फिर इसको पास किया जाएगा। तो चारों ऐसे कोड्स जो हैं वो पास किए जाएंगे। लेबर यूनियंस जो हैं उनका कहना यह है कि कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, देन यू हैव उत्तर प्रदेश, तो ये कुछ राज्यों ने बड़े बड़े बदलाव किए हैं लेबर लॉज के साथ, लेकिन ये राज्यों ने उनके साथ किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन नहीं किया। तो लेबर लॉज माफ़ कीजिएगा, लेबर यूनियंस जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट की कि आप भारत को बताइए कि लेबर लॉज जो हैं उनको डाइल्यूट ना करें। तो आईएलओ ने एक रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि आप लेबर लॉज को डाइल्यूट ना करें। तो ये एक प्रकार की कंट्रोवर्सी जो है वो बन चुकी थी। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर फ्रेंड्स। और मैंने जो आपको प्रश्न पूछा है उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।